अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस बायोलॉजी के स्टूडेंट जो एफएससी मैट्रिक और बीएससी के उनके आए हैं कि हमें बताया जाए कि जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि फूलदार पौधों का जो दौरे हयात है वो कैसे मुकम्मल होता है, यानी कि सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कि किस तरह से पौधों के अंदर बीज बनते हैं, फल बनते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए मैं पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको एक जनरल फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके बताता हूं। उसके बाद इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, फिर उसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है और मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करूंगा। आपने कॉपी और पेंसिल अपने पास ज़रूर रखनी है ताकि एक एक कंसेप्ट जो आप समझते जाएं वो आप लिखते जाएं, ताकि ज़िंदगी में आपको कभी भी ये टॉपिक दोबारा समझने की नौबत ना आए। तो ये चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि फूलदार जो पौधे होते हैं या जिसको हम कहते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पौधों में दो तरह की जनरेशन यके बाद दीगरे एक दूसरे में तब्दील होती रहती है। एक डिप्लाइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और दूसरी हिप्लाइड गेमिटोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट डिप्लाइड जो होती है वो गेमिटोफाइट हिप्लाइड जनरेशन को जन्म देती है और गेमिटोफाइट हिप्लाइड जनरेशन स्पोरोफाइट डिप्लाइड जनरेशन को जन्म देती है। इस अमल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं, यानी कि दो जनरेशन का यके बाद दीगरे एक दूसरे में तब्दील होना। इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिप्लाइड स्पोरोफाइट generation produces hipploid gametophyte generation and hipploid gametophyte generation produces diploid sporophyte generation. This is called alternation of generation. तो चलते हैं, सबसे पहले एक जनरल फ्लावर को पहले समझते हैं। एक फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे अगर हम बाहर वाले हिस्से की बात करें तो आपने देखा होगा, कोई भी आप फूल ले लें, गुलाब का यानी रोज़ का ले लें या कोई भी ले लें, उसके सबसे बाहर आपको ग्रीन कवर की एक प्रोटेक्टिव, एक हिफाजती तह नज़र आएगी। उन ग्रीन कलर की जो पार्ट्स हैं उनको हम सेपल्स का नाम देते हैं और सारी सेपल्स को कलेक्टिवली हम केलेक्स का काम नाम देते हैं और इनका काम होता है फूल के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत यानी प्रोटेक्शन करना। जब आप केलेक्स को ओपन करते हैं तो अंदर देखते हैं आपको कलर्ड पेटल्स नज़र आ रही होती है। जिस तरह रोज़ फ्लावर में रेड कलर की पेटल्स या मुख्तलिफ जो फ्लावर्स हैं उनमें मुख्तलिफ कलर्स की पेटल्स नज़र आती हैं और इन पेटल्स को कलेक्टिवली हम केलेक्स का नाम देते हैं और इनका काम बेसिकली होता है इंसेक्ट वगैरह यानी कीड़े मकोड़ों को अपने तरफ माइल करना ताकि पोलिनेशन में मदद मिले। पोलिनेशन आप समझते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। के फूल के एंथर से पोलन ग्रेन का फूल के स्टिग्मा पर गिरने का अमल पोलिनेशन कहलाता है, जिससे पौधा अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। उसके बाद उसके अंदर जाएँ तो हमें फूल का जो मेल पार्ट नज़र आएगा, आपको ये डंडी नुमा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इस फिलामेंट, ये वाली डंडी, और इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टेमन का नाम देते हैं और सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं। और एंड्रोशियम जो है, जो पौधे का यानी फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और सबसे सेंटर में अगर हम जाएं तो हमें एक स्टिग्मा, ये स्टाइल और नीचे ओवरी नज़र आएगी। ये वाला सबसे अंदरूनी जो घेरा या हिस्सा है फूल का, इनको हम कार्पल्स या पिस्टल्स का नाम देते हैं और कलेक्टिवली सारे को हम नाम देते हैं गाइनेशियम, जो कि फूल का मादा हिस्सा होता है यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये बच्चों, प्यारे दोस्तों, एक फूल की जनरल डायग्राम है जिसमें चारों पार्ट्स मैंने बताए हैं। सबसे बाहर केलेक्स, उसके अंदर करोला, उसके अंदर एंड्रोशियम और उसके अंदर गाइनेशियम। अब चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। अब अगर फूल को नीचे से देखें तो थोड़ा सा फूला हुआ स्वोलन पार्ट नज़र आता है जिसको थैलेमस कहते हैं और उसके नीचे जिस डंडी से पकड़ के आप फूल किसी को गिफ्ट देते हैं उसको हम कहते हैं पेडिसल यानी कि फूल की डंडी।
तो अब चलते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। इसको अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाइफ साइकिल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मेल और फीमेल पार्ट मैंने ये इसको प्रोमिनेंट करके यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, यानी कि अब मैं इस हिस्से को बाकायदा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको ये वाले जो एंथर नज़र आ रहे हैं, ये फिलामेंट है जिसको हमने अभी बात किया कि ये फूल के जो मेन पार्ट है स्टेमन और कलेक्टिवली जिनको एंड्रोशियम का नाम देते हैं, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है जिसको हम फीमेल पार्ट का नाम देते हैं, जिसको हम कार्पल या पिस्टल का नाम देते हैं, जो कि ओवरऑल गाइनेशियम इसको हमने नाम दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एंथर, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह की साख्ते स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का नाम देते हैं। और अगर आप देखें इस एक एंथर को बड़ा करके तो आपको कुछ इस शक्ल का नज़र आएगा, और हर एक के अंदर आपको छोटे छोटे दानेदार साख्तें भी नज़र आएंगी। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर जब मियोसिस का अमल होगा तो उसके नतीजे में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब ये जो चार आपको गोल गोल साख्तें नज़र आ रही हैं राउंड शेप, अब जब ये इनमें मियोसिस होगी तो इनमें से एक ये साख्त जो है स्ट्रक्चर जो है वो बस्ट करेगा, तो इसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे। अब माइक्रोस्पोर्स क्या चीज़ है, बेसिकली ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जैसा कि मियोसिस के बाद बने हैं तो ये हिप्पलाइड होते हैं। तो आपको पता है दो तरह के सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल और हिप्पलाइड सेल। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम की तरह नॉर्मल हो उसको डिप्लॉइड सेल कहते हैं, और अगर पेरेंट सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम की तादाद निसफ हो, हाफ हो, तो उसको हम हिप्पलाइड सेल का नाम देते हैं। हिप्पलाइड सेल को N से लिखते हैं और डिप्लॉइड सेल को 2N से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये पोलन ग्रेन है आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जैसे ही ये पोलिनेशन का अमल होता है, ये जो पोलन ग्रेन है ये फीमेल पार्ट जो कि फ्लावर का है, जिसको सबसे पहला पार्ट स्टिग्मा है, उसके ऊपर गिरता है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर गिरने का अमल पोलिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये एंथर यानी पोलन ग्रेन इस वक्त ये कहलाएगा, क्योंकि ये मियोसिस के बाद इसका माइक्रोस्पोर है जो कि पोलन ग्रेन में चेंज हो चुका है। जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो फौरी तौर पे ये एक ट्यूब बनाएगा जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर आपने देखा है कि सबसे आगे यहाँ पे ये ट्यूब न्यूक्लियस होगा ये वाला, और उसके पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो तकसीम होकर दो स्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा, यानी कि दो स्पर्म बनाएगा जिनको 1N यानी हिप्पलाइड सेल कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया है अभी जो मेल गैमीटोफाइट। अब मैं चलता हूँ फीमेल गैमीटोफाइट की तरह, वो किस तरह अपने गैमीट यानी कि एग सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल आपको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, इस ओव्यूल को यहाँ पे निकाल के, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉइड है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो भी 2N था ये वाला। तो जब इसमें मियोसिस हुई थी तो गैमीट सेल बना था हिप्पलाइड। अब इसी तरह ये जो ओव्यूल है इसके अंदर जो सेल है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ये डिप्लॉइड है। अब इसमें मियोसिस का अमल होगा, और मियोसिस के नतीजे में आपको पता है कि 1 से 4 सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में निसफ यानी हाफ होती है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 सेल है। अगर आपने मियोसिस का अमल देखा है फीमेल के अंदर, तो जो 4 गैमीट सेल बनते हैं, 4 में से एक एग होता है और 3 पोलर बॉडी की शक्ल में आपने देखा होगा वो ज़ाया हो जाते हैं, उनके पास फूड नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती, जिसके नतीजे में एक ही एग होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मियोसिस के नतीजे में ये मैंने राउंड शेप ब्लैक कलर का ये एग बनाया है, और 3 इसके साथ नॉन फंक्शनल सेल यूँ कह लें आप मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर मियोसिस के नतीजे में बन चुका है ये हिप्पलाइड है। इसके अंदर अब माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में 4 सेल बनते हैं, और 4 सेल में जब मजीद फिर माइटोसिस उस एक सेल में होती है, 4 से 8 सेल बनते हैं जिनमें 3 सेल ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं, 2 दरमियान में नज़र आ रहे हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि ये क्या कौन से सेल है। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर वाले 3 सेल नज़र आ रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 सेल है इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल।
और नीचे अगर देखिए आप तो आपको ये वाले सेल भी नज़र आ रहे हैं जिनको हम दो साइडों में और एक सेंटर में, जो दो साइडों वाले इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, और दरमियान में जो एक सेल है इसको हम कहते हैं एग सेल। और दो सेल आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं, जो दरमियान में नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस। डिप्लॉइड का मतलब दो सेल है एन ही है। अब ये सारे का सारे जितने भी 8 सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये किसके नतीजे में बने हैं? माइटोसिस के नतीजे में। आपको मैंने अभी बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, 1 से 4 सेल बनते हैं जिसमें से एक फंक्शनल है, 3 नॉन फंक्शनल है। एक जो फंक्शनल उसमें माइटोसिस होती है, 4 बनते हैं, फिर उसके बाद 4 से 8 बन जाते हैं माइटोसिस से। 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे हैं, 2 सेंटर में। 3 ऊपर वाले को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल, 3 नीचे वाले जो है इनको सिनर्जिड सेल। तीनों में से एक सेंटर वाले को एग का नाम दे देंगे और 2 जो सेंटर में पड़े हैं वो डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस या डिप्लॉइड सेल, हम फ्यूजन न्यूक्लियस के नाम से उनको पुकार सकते हैं। अब देखिएगा जब पोलिनेशन होगी तो ये जो पोलन ग्रेन गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो ये मैंने अभी बताया था पोलन ट्यूब बनेगी। अब ये नीचे ओवरी वाले हिस्से की तरफ बढ़ेगी और आगे से जाके जो पोलन ट्यूब है वो बस्ट करेगी, फट जाएगी। होगा क्या? दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई में से एक स्पर्म न्यूक्लियाई, इसको मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे शो किया है, एक स्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे इसके साथ मिलेगा। ये जो हमारे पास नीचे वाले 3 सेल्स थे उनमें से जो सेंटर वाला था एग, उसके साथ मिलेगा तो उससे बनेगा जाइगोट। इस यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। के नर और मादा के गैमीट के सेल्स का मिलाप फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और दोनों ही जो गैमीट सेल होते हैं वो हिप्लॉइड होते हैं, उनके मिलने से डिप्लॉइड यानी जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट आगे जाके मजीद डिवीजन जब इसमें होगी तो इससे सीड यानी कि बीज बनेगा। अब ऊपर देखिएगा यहाँ पे हमने बात की थी 2 डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस हैं, उनके साथ एक स्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा, उससे बनेगा इंडोस्पर्म यानी 3n। 2n तो पहले थे ये वाले और ये n आएगा, टोटल 3n होगा। इसको हम कहते हैं इंडोस्पर्म। इसने क्या करना है? फ्रूट बनाना है, फल इससे बनता है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई है, एक आपने देखा है 2n जाइगोट बना और दूसरा 3n इंडोस्पर्म। इस अमल को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक ही वक्त में 2 फर्टिलाइजेशन का होना, यानी एक जाइगोट का बनना और दूसरा इंडोस्पर्म का। जाइगोट से सीड का बनना और इंडोस्पर्म से फ्रूट का बनना। अब इससे क्या होता है? एक मुकम्मल सीड बन जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में। और नीचे का यहाँ पे देखें तो ये आपको पार्ट एम्ब्रियोस का नज़र आ रहा है, उसके बाद ये सीड कोट है जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही है, और ये जो फ्रूट है, ये जो गुद्दादार टिश्यूज़ हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं इंडोस्पर्म। और ये कंप्लीट आपके सामने सीड बन चुका है। अब जब इस सीड की जर्मिनेशन होगी, उगने का अमल होगा, उगेगा तो उससे मुकम्मल नया एक पौधा यानी प्लांट बन जाएगा। अब प्लांट आपको पता है पूरा स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड। तो इस तरीके से ये जो सीड है ये जर्मिनेशन के प्रोसेस से दोबारा प्लांट बनाएगा, यानी उससे फिर दोबारा क्या बनेंगे? फ्लावर्स बनेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट बनाती है और गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म देती है। इस अमल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होती है, गालब होती है गेमिटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गेमिटोफाइट अटैच्ड है स्पोरोफाइट के साथ। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारे प्रोसेस के अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रेलिवेंट, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह के लेक्चर रिसीव हों केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और प्रैक्टिकल्स के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।